स्टूडेंट्स, पिछले दिनों मैं आपको परागण क्रिया किस प्रकार से होता है इसके संबंध में बताया था। आज हम आगे क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, परागण क्रिया के पश्चात जो परागकण होता है वह परागकण पहुंचता है वर्तिकाग्र के ऊपर। ये परागकण है, पोलन ग्रेन है जो पहुंचता है वर्तिकाग्र के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ पहुंचने के बाद यह परागकण जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है। लेकिन सभी प्रकार के परागकण स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद अंकुरित नहीं होते, क्योंकि जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो परागकण की बाह्य भित्ति और स्टिग्मा के बीच में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसको कहते हैं परागकण ज्यान अंतरक्रिया। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं एंजाइम में, परागकण की बाहरी भित्ति में और स्टिग्मा के लेयर में, उन दोनों के बीच में जो अंतरक्रिया होती है वह निर्धारित करती है कि यह पोलन ग्रेन अंकुरित होगा कि नहीं। और यदि अंकुरित होगा तो उसमें जो पोलन ट्यूब बनेगा, यहाँ जो पराग नलिका बनेगा, यह पराग नलिका वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं पोलन ट्यूब, पराग नलिका। इस परागकण में जर्म ट्यूब होता है। इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे 3 छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से पोलन ट्यूब बाहर निकल के आता है। तो इस अंतरक्रिया में, परागकण और पिस्टिल के बीच में जो अंतरक्रिया होती है, इसमें इनके ऊपर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो ऐसे पोलन ग्रेन को कहते हैं कंपेटेबल पोलन ग्रेन या संगत पोलन ग्रेन। और यदि इनके बीच में रासायनिक क्रिया होती है और वो अंकुरण को रोक देता है तो इसको कहते हैं इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन और संगत परागकण, वह अंकुरित नहीं है। अब यह अंकुरित होता है पोलन ग्रेन, तो इससे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और इस पोलन ट्यूब में 2 कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये आपका पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन में जैसे पहले बताया गया था कि 2 कोशिकाएं होती हैं। इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल है, ऊपर वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, और नीचे होता है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जब अंकुरण होगा तो इससे जर्म ट्यूब, यहाँ छिद्र है जर्म ट्यूब कहते हैं, इससे ये पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। इस पोलन ट्यूब में ये न्यूक्लियस नीचे वाला, और ये तो नष्ट हो जाता है, नीचे वाला 2 कोशिका केंद्रक का निर्माण करता है, और यही इसके स्पर्म होते हैं। स्पर्म या मेल गैमेट होते हैं, ये मेल गैमेट इस तरह से। अब इस अंकुरण के पश्चात ये जो पोलन ट्यूब है, यहाँ पर ओव्यूल है, बीजांड है। इस बीजांड में 2 तरीके से प्रवेश करता है। इसमें यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं इस तरह से। ये आपका भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में आप जानते हैं ये 3 एंटीपोडल सेल होती हैं और ये 2 सिनर्जिक सेल होती हैं। यहाँ पर होती है एक होता है, और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ करके एक केंद्र बनाते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्र, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीय केंद्र है। और ये है एंटीपोडल सेल, ये सिनर्जिक सेल, ये एक है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो पोलन ट्यूब है
वो किस प्रकार से इस भ्रूण कोष तक पहुंचता है। तो ये भ्रूण कोष है, एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष तक ये कैसे पहुंचता है, तो 3 प्रकार से पहुंच सकता है। एक, इसके पहुंचने का मार्ग यह है कि यह पोरोगैमी के द्वारा पहुंच सकता है, पोरोगैमी। दूसरा, यह मीसोगैमी के द्वारा पहुंच सकता है। और तीसरा, यह चैलेंजोगैमी के द्वारा पहुंच सकता है। ये क्या है तीनों चीजें? तो आप देखिए, यदि यह पोलन ट्यूब अगर ये पोलन ट्यूब यहाँ पर इस तरह से आपका बीजांड है, ओव्यूल है, ये भ्रूण है। यदि पोलन ट्यूब इसके निभाग से पहुंचता है, यहाँ से पहुंचता है, इसको कहते हैं चैलेजा। ये क्या है? चैलेजा। तो अगर चैलेजा से होकर अंदर आता है और भ्रूण कोष में पहुंचता है, भ्रूण कोष में, तो इसको कहते हैं चैलेंजोगैमी, निभाग प्रवेश। यदि यह पोलन ट्यूब यहाँ से पहुंचता है, इंटेगुमेंट से निकल अंदर प्रवेश करता है या इस फ्यूनिकल से अंदर प्रवेश करता है, तो इसको कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं मीसोगैमी। कुकुरबिटेसी में होता है ऐसा बहुत ज़्यादा। और यदि यह पोलन ट्यूब इसके माइक्रोपाइल से होकर गुजरता है इस तरह से, तो इसको कहते हैं हम पोरोगैमी। तो यह पोलन ट्यूब इस बीजांड के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश करता है। यदि चैलेजा से प्रवेश करता है तो चैलेंजोगैमी, यदि इंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करता है तो मीसोगैमी, और यदि यह माइक्रोपाइल से होकर अंदर जाता है इसे कहते हैं पोरोगैमी। अब परागकण इसके अंदर जब पोलन ट्यूब प्रवेश कर गया बीजांड के अंदर, तो इसके अंदर जाने के बाद अब वह प्रवेश करेगा 2 स्थान से, या तो इस एक के सीधे इस एक के चिढ़ते हुए अंदर जाएगा, और या तो यह सिनर्जिड और एक के बीच में होकर के अंदर जाएगा। और अंदर जाने के बाद यह यहाँ पर जाकर फट जाता है, और यहाँ जब फटता है तो इसमें 2 जो युग्मक हैं मेल गैमेट या स्पर्म, उसमें से एक मेल गैमेट इसके साथ जुड़ता है और एक मेल गैमेट इस एक के साथ जुड़ता है। तो जब इसमें आप देखें तो जब मेल गैमेट जुड़ गया आपके इससे एग से, तो ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और एग भी हैप्लॉइड होता है, तो जाइगोट 2n बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। एक कंडीशन यह है कि यह एक मेल गैमेट में दूसरा वाला, यह मेल गैमेट ये जुड़ता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ करके ये क्या बनाएगा? एक संरचना बनाएगा जिसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक, ये प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक है, और ये जाइगोट है, युग्मनज है। ये क्या होगा? ये जो मेल गैमेट होता है एन होता है, और यहाँ पर जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यह एक पोलर न्यूक्लियाई और एक पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई के जुड़कर बनने से बनता है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है। तो ये 2n है सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक, और ये n है, तो ये जो बनता है ये डिप्लॉइड है। तो ये डिप्लॉइड हुआ, ये डिप्लॉइड हुआ। अब इस घटना को जब ये मेल गैमेट और एक जुड़ता है, इसको कहते हैं सीनगैमी। इसको क्या कहते हैं? सीनगैमी कहते हैं।
या इसको कहते हैं युग्मक संलयन। और जो दूसरी वाली घटना है इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। तो वास्तव में जो निषेचन क्रिया है, सीनगमी क्या है? यह निषेचन है। सीनगमी का मतलब निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरी वाली घटना है इसमें चूंकि 3 केंद्र जोड़ते हैं, एक मेल गैमेट और 2 केंद्र किसमें होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसंलयन। तो जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं, इन आवृत्ति बीजी पौधों में जो निषेचन की क्रिया होती है, यह निषेचन की क्रिया होती है। इस निषेचन की क्रिया में आप पाएंगे कि 2 घटनाएं हुई, एक सीनगैमी जिसमें एक मेल गैमेट एक से जुड़कर जाइगोट बनाता है, और एक ट्रिपल फ्यूजन जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2 केंद्र और मेल गैमेट का 1 केंद्र, तीनों जुड़कर के ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, 3 होता है, और इसको कहते हैं डबल निषेचन। चूंकि इसमें 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट इससे जुड़ रहा है और एक मेल गैमेट एक से और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एसजी नवासीन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया, इसको ट्रिपल फ्यूजन को बताया, डबल फर्टिलाइजेशन को बताया, और सीनगैमी को स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया। जब यह निषेचन की क्रिया हो गई तो निर्माण हुआ जाइगोट का और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। यह जो जाइगोट है और एक है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये भ्रूण का विकास करता है, एम्ब्रियो बनता है, और यह एंडोस्पर्म बनाता है जिसको कहते हैं भ्रूणपोष। ये जो भ्रूणपोष होता है, यह भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है? विकास के आधार पर यह भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केंद्रकीय भ्रूणपोष, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूणपोष, और एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, माध्यमिक एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होता क्या है, यह जो त्रिगुणित, ये 3n जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, इसमें विभाजन जो होता है वही प्रकार विभाजन होता है। केंद्रक तो बनते हैं लेकिन केंद्रक के चारों तरफ कोई कोशिका भित्ति नहीं बनती, और अंत में ये आकर के ये किनारे बाद में कोशिका भित्ति बनती है, ये बीच में केंद्रक रहता है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो नारियल में विकसित होता है, जिसमें लिक्विड तरल भ्रूणपोष विकसित होता है। दूसरा जो भ्रूणपोष होता है सेलुलर, इसमें क्या होता है कि प्रथम जो विभाजन होगा तभी से ये कोशिका भित्ति बनने प्रारंभ होगा, और जितने भी आगे के विभाजन होंगे उस सब में ये सेल वाल बनेगा, कोशिका भित्ति बनेगी। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है इसको कहते हैं हम केंद्रकीय कोशिकीय सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें प्रथम विभाजन से ही सेल वाल बनना प्रारंभ होता है, और सभी कोश विभाजन में सेल वाल बनेगा। और एक तीसरा होता है हेलोबियल, ये दोनों के बीच का होता है। जैसे ये है, इसमें विभाजन हुआ तो पहला विभाजन जो होगा इसमें ये सेल वाल बनेगा, तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और इसके बाद जो विभाजन होगा इसमें आप देखेंगे कि वो फ्री होगा। फ्री मतलब केंद्रक बनेंगे, कोशिका भित्ति नहीं बनेगा, इस तरह का। तो ये दोनों के बीच का है, इसलिए इसको माध्यमिक एंडोस्पर्म कहते हैं।
अब ये तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म हैं। अब एंडोस्पर्म के क्या लाभ हैं, तो देखिए एंडोस्पर्म त्रिगुणित संरचना है जो आवृत्तिबीजी पौधों में बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। और कभी कभी ऐसा माना गया है कि यह भ्रूण के विकास को भी प्रेरित करते हैं। तो यह पोषण प्रदान करता है भ्रूण को और भ्रूण के निर्माण को भी प्रेरित करता है। भ्रूणपोष के उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के सीड होते हैं। एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषीय बीज, और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और भ्रूणपोषी बीज। जैसे भ्रूणपोषी में आपका अरंडी है जिसमें कि भ्रूणपोष पाया जाता है। बीज के विकास के समय भी, अंकुरित के होने के समय भी भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे अरंडी है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रूणपोष हैं जिसमें बीज हैं जिसमें कि जब भ्रूण का विकास होता रहता है उसी समय भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। जैसे मटर है, चना है, उसमें ऐसा नॉन एंडोस्पर्मिक बीज पाए जाते हैं। जो भ्रूणपोष होता है वो कुछ अन्य विशेष प्रकार के भी भ्रूणपोष होते हैं। जैसे एक होता है चर्मिताभ भ्रूणपोष। चर्मिताभ भ्रूणपोष का मतलब क्या समझते हैं? र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है कि भ्रूणपोष जो होता है वह जो बाहरी दीवार है, वह बाहरी दीवार भ्रूणपोष की वो अंदर की तरफ दब जाती है। जो इसके बीज होता है, बीज की जो बाहरी लेयर होती है उसको टेगमेंट करते हैं। तो ये टेगमेंट अंदर की तरफ दब जाती है तो भ्रूणपोष में अंदर की तरफ लकीरें बन जाती हैं, जैसे सुपारी होता है, उसमें इस तरह का भ्रूणपोष चर्मिताभ पाया जाता है। एक भ्रूणपोष होता है कंपोजिट एंडोस्पर्म, मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं, मोज़ेक एंडोस्पर्म। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। जैसे मक्का है तो मक्का में कुछ कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ जो होती हैं जिसमें कि तेलीय होती हैं और कुछ में शर्कराएं एकत्रित होती हैं। तो एक हल्के पीले रंग की और एक हल्के सफेद रंग की या लाल रंग की होती हैं। तो दो प्रकार का जब भ्रूणपोष होता है, कोशिकाएं होती हैं भ्रूणपोष में, तो उसे मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे मक्का में ऐसा होता है, एक में आयल एकत्रित होता है और एक में शर्करा एकत्रित होता है। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं। तो कुछ ये दोनों चर्मिताभ और मोज़ेक ये भ्रूणपोष के कुछ एनामोली हैं, कुछ विशेष प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। धन्यवाद।